इलेक्ट्रोलाइसिस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे उसको हमने सीख लिया है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर आपका पहला जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है मोल्टेन लेड ब्रोमाइड। देखिए कंपाउंड का नाम लेड ब्रोमाइड ही है। मोल्टेन इसलिए दिया गया या एक्वस इसलिए दिया जाएगा क्योंकि आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइट वे कंपाउंड होते हैं, वे केमिकल्स होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होता है, जब आपका वो सॉल्यूशन एक्वस स्टेट में हो या फिर आपका वो जो कंपाउंड है मोल्टेन स्टेट में हो, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, वरना कंडक्ट नहीं करेगा। इसलिए मैंने क्या लिया, मोल्टेन लेड ब्रोमाइड लिया है। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है इसको समझते जाइए। यहाँ पर मैं जितनी बातें यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट ही है और इससे बोर्ड में क्वेश्चन घुमा के पूछता है। ठीक है, तो पहले डायग्राम पर आते हैं। देखिए ये आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ जिसका नाम है लेड ब्रोमाइड। अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है, एक है एनोड और एक है कैथोड। दोनों ग्रेफाइट का बना हुआ है। ग्रेफाइट का बना हुआ इसका मतलब क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोड है जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब यहाँ पर मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपका इस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है, इसलिए इसका नाम है एनोड। और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट, इसका नाम है कैथोड। ठीक है, अब होगा क्या, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा देते हैं, 380 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर दिया हुआ है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो आपका, इसमें ये जो क्रूसिबल है ये आपका सिलिका का बना हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सिलिका का बना हुआ है तो इसके क्या एडवांटेज है या सिलिका का ही क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्योंकि जो सिलिका है वो नॉन रिएक्टिव है, इट मीन्स रिएक्शन नहीं होगा इसके साथ, और साथ ही साथ ये हाई टेम्परेचर को भी विथस्टैंड कर सकता है, उसको झेल सकता है, उसको टॉलरेट कर सकता है। और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, बैड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर नहीं है। और इसको बाहर से धीरे धीरे हीट दिया जाता है, बाहर से धीरे धीरे हीट लेता है ताकि जो लेड ब्रोमाइड है वो मोल्टेन स्टेट में बना रहे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया सिलिका के बारे में। सिलिका का क्वेश्चन आ सकता है, इस डायग्राम पर भी सिलिका क्वेश्चन आ सकता है कि सिलिका ही क्यों यूज करते हैं, सिलिका का यूज करने का एडवांटेज क्या है। तो सिलिका एक नॉन रिएक्टिव है, ये हाई टेम्परेचर को भी झेल सकता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और इसको धीरे धीरे हीट देते हैं बाहर से ताकि जो लेड ब्रोमाइड है मोल्टेन स्टेट में बना रहे। समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड्स की। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स है वो कैथोड और एनोड दोनों है, दोनों को दोनों ग्रेफाइट का ही बना हुआ है। और ग्रेफाइट एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है जो कि आपके जो रिएक्टिव ब्रोमीन वेपर्स है उससे अफेक्ट नहीं होगा। रिएक्टिव ब्रोमीन वेपर्स का मतलब क्या, जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होगा तो आप देखोगे जो ब्रोमीन बनता है ना वो वेपर्स के फॉर्म में बनता है और वो रिएक्टिव होता है। तो आपका यहाँ पर ग्रेफाइट होने की वजह से क्या होगा, ये आपको अफेक्ट नहीं होगा। समझ में आया। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा। अब बात करते हैं इसके आयनिक इक्वेशन की। तो लेड ब्रोमाइड जो है, जब इसका आयनिक इक्वेशन हमने किया तो आयंस क्या क्या दिया, लेड दिया, लेड आयन, और आपका ब्रोमाइड आयन दिया, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो प्लस वाला है ये कटायन है और ये माइनस वाला आपका अनायन है। लिखते कैसे सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि कोई भी कंपाउंड सिर्फ दो अनायन या दो कटायन से नहीं बनता है, हमेशा एक कटायन और एक अनायन तो होना ही चाहिए, यानी कटायन और अनायन का होना ही चाहिए कॉम्बिनेशन, तभी वो आपका पॉसिबल है कंपाउंड का बनना। राइट, तो कटायन हो गया लेड और अनायन हो गया ब्रोमाइड। अब आपको पता है ना, कटायन माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड एंड अनायन माइग्रेट टुवर्ड्स द एनोड। राइट, तो कटायन जो है कैथोड के पास क्यों जाएगा और अनायन आपका जो है एनोड के पास क्यों जाता है। देखिए कटायन में है पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये कैथोड के पास क्यों जाता है, कैथोड है नेगेटिव टर्मिनल, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। तो जैसे ही कटायन कैथोड के पास जाता है, कटायन क्या करता है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, यानी कि कटायन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और कैथोड ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। यहाँ पर कैथोड पर एक्चुअली होता क्या है, रिडक्शन, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। राइट, ठीक है, तो ये हमारा देखिए कैथोड के पास लेड जाएगा, लेड गया और यहाँ पर लेड बनाया, और लेड का कलर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो लेड बनता है कैथोड पर जो डिपॉजिट होता है उसका कलर होता है सिल्वरी ग्रे मेटल है ये। राइट, अब उसके बाद हम बात करते हैं अनायन की। अनायन एनोड के पास क्यों जाएगा, क्योंकि अनायन है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब होगा क्या, एनोड है पॉजिटिव, जब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो होगा क्या, ये जो अनायन है जाके अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक ना, तो यानी एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक ना, तो ब्रोमीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया,
क्योंकि ब्रोमीन का वैलेंसी 1 तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये तो मैंने आपको पहले बताया, जितना उसका वैलेंसी उतना इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, ये गेन करता है, राइट। तो इसका केवल एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो एक ब्रोमीन बना, एक ब्रोमीन दूसरे ब्रोमीन के साथ कंबाइन करके ब्रोमीन बनाएगा। ये जो ब्रोमीन है ये डार्क रेडिश ब्राउन फ्यूम्स है, गैस होता है ब्रोमीन, आपको पता, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक ना। ओके, ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन के वेपर्स बनेंगे, जब उसको कंडेंस करेंगे तो हमको ब्रोमीन लिक्विड मिलेगा, क्योंकि ब्रोमीन एकमात्र लिक्विड नॉन मेटल है, समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे पूछेगा, आपको एग्जाम में दे देगा कि ये डायग्राम दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें केमिकल जो, उस केमिकल का नाम बताइए, तो लेड ब्रोमाइड है, कुछ न कुछ हिंट दिया रहेगा, और यहाँ पर दोनों के दोनों कैथोड और एनोड के बारे में कुछ दे देगा और बोलेगा इसका मटेरियल क्या है, ठीक है ना। कुछ न कुछ हिंट आपको पक्का दिया होगा, आपको बोल देगा कि जो एनोड और कैथोड है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, अब आपको दिमाग में क्लिक करेगा ग्रेफाइट हो सकता है, केमिकल के बारे में हिंट दे देगा। उसके बाद आपसे पूछेगा टेम्परेचर कितना दिया गया, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है यानी जो क्रूसिबल है सिलिका का क्यों बना होता है, या किस मटेरियल का बना हो सकता है, तो सिलिका लिखिएगा, सिलिका है क्यों यूज करते हैं वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपका ग्रेफाइट क्यों यूज करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक ना। आयनिक इक्वेशन लिखने के लिए आएगा, आपका एनोड पे क्या होगा और आयनिक इक्वेशन कैथोड पे क्या होगा, वो सारा कुछ आपको रिएक्शन लिखने के लिए आ सकता है। तो अगर एनोड पर आता है तो ये लिखना है, कैथोड पे आता है तो ये लिखना है, क्लियर हो गया। और ऑब्जर्वेशन भी आ सकता है कि आपका कैथोड पे जो मेटल बनता है उसका कलर क्या है, क्या ऑब्जर्व करते हैं आप, ऑब्जर्वेशन आएगा तो आपको कैथोड पर जो भी मेटल है उसका कलर लिखना है, और एनोड पे जो भी आपके प्रोडक्ट बने हैं उसका आपको कलर वगैरह लिखना है, ठीक ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग था ये। चलिए, तो अब एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं था क्योंकि एक ही कंपाउंड था ना, कोई कंपटीशन नहीं था। कंपटीशन कब आएगा, जब दो कटायंस हो, दो अनायंस हो, वहां पे कंपटीशन आएगा, ठीक ना। तो अभी कुछ हम एग्जाम्पल ऐसा ही देखने वाले हैं, चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकंड केमिकल कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, जो कि आपका है एसिडिफाइड वाटर। अब सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आएगा कि सर इसका नाम एसिडिफाइड वाटर क्यों है। देखिए ये आपका जो वाटर होता है ना, जब ये प्योर स्टेट में होता है तो ये केवल मॉलिक्यूल्स का बना होता है, और ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड भी है। वाटर आपका प्योर स्टेट में जब है तो मॉलिक्यूल्स का ही बना हुआ है, और ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड भी है। पोलर कोवलेंट कंपाउंड होने की वजह से इसमें आयंस का फॉर्मेशन होगा। तो होता देखिए क्या है, ये एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है और ये आयंस बनाएगा। आयंस कब बनाएगा, जब हम इसमें लिटिल अमाउंट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर देंगे, तो उससे होगा क्या, ये आयोनाइजेशन को इंक्रीज कर देगा। यहाँ लिखा है ना, इट कैटलाइजेस द आयनाइजेशन, इसका मतलब है जो आयंस का फॉर्मेशन है वो शुरू हो जाएगा, समझ में आया, ठीक ना। तो ये हम लोग इसमें क्या करते हैं, एसिड को ऐड करते हैं, इसलिए इसका नाम है एसिडिफाइड वाटर, ठीक है। तो जरा देखिए, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर एक कैथोड है और यहाँ पर एक एनोड है, इसमें जो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है उसका नाम है एसिडिफाइड वाटर, ठीक है। आपको कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनेगा और एनोड पर आपका ऑक्सीजन गैस बनेगा। दोनों जो इलेक्ट्रोड है वो प्लेटिनम का ही बना हुआ है, फिर से इनर्ट इलेक्ट्रोड है ये, ठीक ना। तो चलो डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर क्यों, क्योंकि इसमें हमने वाटर के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया है। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। बाकी जो HCl होता है और आपका जो नाइट्रिक एसिड HNO3, वो दोनों वोलेटाइल नेचर का होता है, तो हमको यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोड्स जो है यानी कि कैथोड और एनोड दोनों प्लेटिनम का ही लिया है, जो कि इनर्ट नेचर का है। इट मींस ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। अब हम इसकी बात करते हैं, जब हम इसका आयनिक इक्वेशन लिखेंगे तो वाटर जब डिकम्पोज होगा तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजिल आयन देगा, और जब सल्फ्यूरिक एसिड का डिकम्पोजिशन होगा तो हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन देगा। कैसे लिखते हैं सब मैंने आपको बता दिया है, ये आपको लिखना आना चाहिए। एग्जाम में आपको आयनिक इक्वेशन लिखने के लिए आएगा तो आप इसी तरीके से लिखोगे, कटायन और अनायन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो कटायंस आपका यहाँ पर केवल हाइड्रोजन आयन ही है, और अनायंस आपका इसमें हाइड्रोजिल आयन और आपका सल्फेट आयन है। अब ये देखिए, यहाँ पर ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड है ना, और तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है नहीं कि केवल आयंस ही होगा, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पर काम करेगा, तो इसमें मॉलिक्यूल्स भी होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें केवल और केवल आयंस होते हैं, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट उसमें केवल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो आपकी वीक इलेक्ट्रोलाइट उसमें आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों होते हैं। तो जब भी आयंस होगा तो कटायन अनायन दोनों होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया है मॉलिक्यूल्स में आपका वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं।
तो आप देखो अब यहाँ पे कंपटीशन शुरू होगा। यहाँ पर सिर्फ आपका H प्लस आयन ही बना है। अब H प्लस आयन है, ये आपका कटायन है, तो कटायन माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड। तो वही देखिए हाइड्रोजन गया कैथोड के पास, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करके H बनाएगा और एक H दूसरे H के साथ मिलकर के H2 बनाएगा। जब हम बात करेंगे एनोड पर, आपको क्या हो जाएगा इन दोनों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन हो गया है हाइड्रोजिल आयन और सल्फेट आयन। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें हमने ये देखा है कि जो सल्फेट आयन होता है वो हाइड्रोजन आयन के ऊपर होता है, तो हाइड्रोजन आयन आपका नीचे है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने ये बताया था आपको कि जो जितना नीचे होगा उसका डिस्चार्ज उतना ही जल्दी होगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए जो हाइड्रोजिल आयन है वो आपका एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, और लूज करके OH बनाया, और OH दूसरे OH के साथ मिलकर H2O प्लस O बनाएगा, और O दूसरे O के साथ मिलकर के O2 बनाएगा। यानी आप देख सकते हैं कैथोड पर आपका हाइड्रोजन बना जो कि मैंने आपको बताया, और एनोड पे क्या बना, ऑक्सीजन बना। कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा, रटने की जरूरत नहीं है, आप आराम से आयनिक इक्वेशन से ही बता सकते हो कि कैथोड पे क्या बनेगा और एनोड पे क्या बनने वाला है। क्लियर हो गया। नाउ अब हम बात करते हैं कि जो आपके सल्फेट आयन होता है ये एनोड की ओर जाएगा बिकॉज इट इज अनायन, तो अनायन माइग्रेट टुवर्ड्स द एनोड होता है, ठीक ना। और जो H प्लस आयन है ये भी आपका डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसका मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका कैथोड पे जाकर डिक्रीज हो रहा है ना। कॉन्सेंट्रेशन किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का डिक्रीज हो रहा है कैथोड पर। अच्छा, और जो हाइड्रोजिल आयन का डिस्चार्ज हो रहा है ये आयनिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब भी करता है, जिसकी वजह से इसको मेंटेन करने के लिए हमको और वाटर को आयनाइज करवाने की जरूरत है। समझ रहे मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो हाइड्रोजन आयन का डिस्चार्ज है ये आपको क्या कर रहा है, आयनिक इक्विलिब्रियम जो कि वाटर का है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो हमको इसको मेंटेन करना है कि हाइड्रोजन आयन का कंटिन्यूस डिस्चार्ज होते रहे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और वाटर को आयनाइज करवाना शुरू करेंगे। तो यही आपने देखिए यहाँ देख सकते हैं वाटर का आयनाइजेशन हो रहा है, H प्लस आयन और OH माइनस आयन बन रहा है। तो ये जो एक्सेस H प्लस आयन बनता है और ये जो सल्फेट आयन है ये आपका क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड के कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है नोड पर। यहाँ पर डिक्रीज हो रहा था ना, है ना। डिक्रीज क्यों हो रहा था, क्योंकि आपका जो सल्फेट आयन है नोड की ओर जा रहा है और H प्लस आयन आपका डिस्चार्ज हो रहा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन आपका कैथोड पर डिक्रीज हो रहा है। एनोड पे इंक्रीज इसलिए हो गया क्योंकि आपका कंटिन्यूसली जो वाटर है आयनाइज होते रहता है, तो H प्लस आयन और सल्फेट आयन जो है वो आपके सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है नोड पर, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना कैथोड पर एसिडिटी डिक्रीज होगा और आपका एनोड पर एसिडिटी इंक्रीज होगा। ये एसिडिटी होता क्या है, एसिडिटी मैंने आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में बताया है कि एक मॉलिक्यूल बेस का एक मॉलिक्यूल जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस को क्या करता है, लिबरेट करता है ना, प्रोड्यूस करता है, उसी को बोलते हैं एसिडिटी। तो आप देख सकते हैं कैथोड पर एसिडिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और एनोड पर एसिडिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप देख सकते हैं ना यहाँ पर एनोड पर देखिए आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा था ना तो इंक्रीज हुआ था, और कैथोड पर आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या था, डिक्रीज हुआ था, यानी एसिडिटी आपका डिक्रीज हुआ। उसके बाद हम बात करें कि आपका ये जो एसिडिफाइड वाटर है इससे जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास कराते हैं यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो आपका हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन प्रोड्यूस होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, कौन कौन सा इलेक्ट्रोड इसमें यूज हुआ है। आपका इलेक्ट्रोलाइट हमने एसिडिफाइड वाटर यूज किया है, उसका कारण भी मैंने आपको बताया, ठीक ना। आयनिक इक्वेशन बताया, और उसके बाद जो है कैथोड पर कैसा रिएक्शन लिखेंगे, एनोड पर कैसे लिखेंगे, है ना। और एसिडिटी किसका इंक्रीज होगा किसका डिक्रीज होगा, है ना, कहाँ पर इंक्रीज होगा कहाँ पर डिक्रीज होगा, ये सभी बातें इंपॉर्टेंट हैं। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे जितने मैंने पॉइंट आपको बताया इससे क्वेश्चन बन सकता है। आपका कैथोड पर रिएक्शन क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, आयनिक इक्वेशन क्या लिखेंगे, आपका वाटर हमने क्यों यूज किया, एसिडिफाइड वाटर क्यों यूज किया, ये सभी बातें मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया है। क्लियर हो गया, ओके। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग थर्ड नंबर के केमिकल कंपाउंड का यानी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। देखिए जो कि है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डायग्राम पर आते हैं। ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इट मींस ये एक्वस स्टेट में है, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। ये सैचुरेटेड भी है और एसिडिफाइड भी है, ठीक। अच्छा, साथ ही साथ हमने यहाँ पर देखिए दो इलेक्ट्रोड लिया है, एक इलेक्ट्रोड है एनोड जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और एक इलेक्ट्रोड है आपका कैथोड जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक ना। एनोड प्लेटिनम का है, कैथोड भी प्लेटिनम या फिर कॉपर, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर लगाया हुआ है ताकि जो करंट सप्लाई हो रहा है वो थोड़ा रेगुलेटेड मैनर में हो, कंट्रोल मैनर में हो, इसलिए हमने यहाँ पर एक रजिस्टर को लगा दिया है,
ठीक ना, क्लियर हो गया। अब आइए आपका आयनिक इक्वेशन, तो इलेक्ट्रोड मैंने यहीं पर मेंशन कर दिया है, इलेक्ट्रोलाइट भी मैंने यहीं बता दिया है। अच्छा एक चीज मुझे याद आया, इसके पहले जो हमने एसिडिफाइड वाटर बताया था आपको, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो बनता है उसका रेशियो 2:1 होता है, यानी 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन होता है और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन होता है, ठीक ना। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, जब आयनिक इक्वेशन निकालते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, तो कॉपर सल्फेट जो है कॉपर आयन और सल्फेट आयन देगा, और जो वाटर है वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजिल आयन देगा। कैसे देते हैं सब मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो कटायंस आपको यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और कॉपर आयन है, और अनायन आपका सल्फेट आयन और हाइड्रोजिल आयन है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी होगा, बिकॉज यहाँ पर हम लोग एक्वा सोल्यूशन ले रहे हैं ना, तो वाटर होगा, इस वजह से आपका वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होगा ही होगा, ठीक ना। तो अब देखिए जरा यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है, हाइड्रोजन आयन और कॉपर आयन बोथ माइग्रेट टुवर्ड्स दी कैथोड, तो कैथोड पे दोनों जाएगा, लेकिन इन दोनों में आपका जाके डिस्चार्ज सबसे पहले कौन होगा, तो कॉपर आयन हाइड्रोजन से नीचे होता है ना, तो ये पहले डिस्चार्ज होगा। तो देखिए कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर बनाएगा जो कि न्यूट्रल कॉपर एटम है। इसका कलर याद रखना, पिंक और रेडिश ब्राउन कलर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एनोड की, तो इन दोनों में कंपटीशन होगा, हाइड्रोजिल आयन और सल्फेट आयन। फिर से हाइड्रोजिल आयन का पोजीशन लोअर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो उसकी वजह से ये पहले डिस्चार्ज होगा, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और OH बनाया, फिर OH दूसरे OH के साथ मिलकर H2O प्लस O बनाएगा, और O दूसरे O के साथ मिलकर के O2 बनाएगा। ये बातें क्लियर हो गया, यही तो मेन पॉइंट है। आयनिक इक्वेशन लिखना आना चाहिए आपको, कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, ये आपको लिखना आना चाहिए, समझ है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज कर रहे हैं, आपका इलेक्ट्रोड का मटेरियल क्या है, ये सब बातें। बाकी एक दो एक्स्ट्रा जो बातें रीजनिंग का क्वेश्चन बनेगा, जैसे देखिए जब आपका कॉपर आयन का कंपोजिशन, डिपोजिशन, डिपोजिशन मतलब डिपोजिट होना, है ना, तो कॉपर आयन कहाँ पर डिपोजिट आपका डिपोजिट हो रहा है ना, तो कॉपर आयन का डिपोजिशन जब कंप्लीट हो जाता है तब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो शुरू होता है, यानी पहले कॉपर आयन का डिपोजिशन कंप्लीट होगा, देन वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कैथोड पर क्या बनेगा, कैथोड पर आपका देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनता है और ऑक्सीजन गैस आपका एनोड पर बन रहा है ना, क्योंकि हम जब बात करते हैं वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, तो पहले कॉपर आयन का डिपोजिशन कंप्लीट होगा, कंपोजिशन नहीं डिपोजिशन, डिपोजिशन कंप्लीट होगा, तब जाकर के कैथोड पर बनेगा हाइड्रोजन गैस और एनोड पर बनेगा ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। अच्छा कॉपर आयन का जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है, फेड हो जाता है, क्यों, क्योंकि कॉपर आयंस का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक ना। ओके, और फाइनली सॉल्यूशन का कलर जो है कलरलेस हो जाता है। अरे कलर होता ही नहीं, कलर मतलब कलरलेस मतलब कोई कलर का नाम नहीं, कलरलेस है ना, कोई कलर ही नहीं होता है कि जब तक आपका कॉपर आयंस जो है वो फिनिश नहीं होता है, यानी कि जैसे ही कलर कॉपर आयंस फिनिश हो जाएगा, जो सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू कलर गायब हो जाएगा। चलिए देखिए फिर से बताता हूँ, मैंने यहाँ पर बताया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले हैं, तो आयनिक इक्वेशन हमने देखा कॉपर सल्फेट, तो कॉपर आयन और सल्फेट आयन बना। वाटर का हमने जब डिकम्पोजिशन किया तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन बना, तो कैटायंस आपका हाइड्रोजन और कॉपर आयन हो गया, अनायन सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन हो गया। मॉलिक्यूल्स में आपको वाटर होगा, क्योंकि ये एक्वा सॉल्यूशन है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे ही होंगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज किया है, जो कि सैचुरेटेड और एसिडिफाइड है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड जो है प्लेटिनम का और कॉपर या प्लेटिनम दोनों का हो सकता है, यानी एनोड कैथोड प्लेटिनम का भी हो सकता है, और जब कैथोड की बात करेंगे तो प्लेटिनम और कॉपर में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखिएगा, इन दोनों में जो है कॉपर आयन जो है कैथोड पे जाके सबसे पहले डिस्चार्ज होगा और कॉपर बनाएगा, कॉपर का एटम बनाएगा, जो कि आपका पिंक और रेडिश ब्राउन कलर का होगा। एनोड पर हाइड्रोजन आयन जाकर डिस्चार्ज होगा और आपको वहां पर ऑक्सीजन गैस बनाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एनोड पर आपका तो ऑक्सीजन गैस ही बन रहा है, लेकिन कैथोड पर पहले तो कॉपर आयन जाकर डिपोजिट होगा और बाद में हाइड्रोजन गैस जाके लिबरेट होना शुरू होगा, समझ में आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार आपका कॉपर आयन का डिपोजिशन कंप्लीट हो जाता है तब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो कॉपर आयन का ब्लू कलर है वो गायब होने लगता है, धीरे धीरे गायब होता है, क्यों, क्योंकि कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। जब तक कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तब तक ब्लू कलर आपको दिखेगा, जैसे ही हमने क्या किया कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगा तो ब्लू कलर भी आपका गायब होने लगेगा। जैसे सिंपल सा है, शरबत में से मिठास कम कब हो जाएगा, शरबत में से मिठास कब आपका कम हो जाता है, जब उसमें चीनी कम होने लगे। आपने शरबत बनाया उसमें चीनी डाला मीठा लग रहा था, अब आप क्या कर रहे हो उसको मिठास को गायब करने उसमें पानी डालते जाओ पानी डालते जाओ, क्या होगा,
उसका मिठास गायब हो जाएगा। इट मीन्स जो शुगर के मॉलिक्यूल्स थे वो धीरे धीरे आपके क्या होते गए, कम होते गए, फिर एकदम एक जैसे ही खत्म हो गया तो मिठास भी गायब हो गया। सेम चीज है। तो जो ब्लू सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ये ब्लू कलर गायब कब हो गया, जब कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन ही क्या हो गया, खत्म होगा। समझ में आ गया। चलिए, तो मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया है। फिर से मैं को बता देता हूँ कि आपका इसमें बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। आयनिक इक्वेशन, आपका कटायन अनायन, आपका इलेक्ट्रोड के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, कैथोड एनोड पे क्या हो रहा है, ये ब्लू कलर क्यों खत्म हो रहा है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछेगा। कैथोड पर कौन सा गैस बाद में बनेगा और एनोड पर कौन सा गैस बनेगा, इसका प्रोडक्ट क्या है, और कॉपर अन का कलर क्या है। ये सारी चीज जितनी बातें यहाँ पर आपको बताई है, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप मत कीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, ठीक ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग अब लास्ट जो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ही है, जो कि आपका थर्ड नंबर जो था उसके जैसा ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंसेस है। हमने इसके पहले जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था वो आपका सैचुरेटेड था और एसिडिफाइड था, और वहां पर इलेक्ट्रोड आपका मैंने कॉपर और प्लेटिनम लिया था। बट इसमें आप इलेक्ट्रोड देख सकते हैं, ये डिफरेंसेस आएगा। यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रोड है वो दोनों एनोड और कैथोड दोनों कॉपर का ही है, इट मींस एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस बहुत बेहतरीन आने वाला है, तो इसको समझिए जरा। पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम देखिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट वो है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है दोनों सेम मटेरियल यानी कि कॉपर का बना हुआ है, और ये एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, यानी इट मींस इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन खुद पार्टिसिपेट करने वाला है, ठीक है। यहाँ पर सेम रजिस्टर का काम, यहाँ पर करंट को मॉडरेट करना है, करंट को कंट्रोल करना है। ओके, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड इलेक्ट्रोड इसे हम बोलेंगे एनोड, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ये इलेक्ट्रोड कनेक्ट इसे हम लोग बोलेंगे कैथोड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आते हैं अगर हम इसके आयनिक रिएक्शन या डिसोसिएशन रिएक्शन की बात करें, तो कॉपर सल्फेट जब ब्रेक डाउन होगा, डिकम्पोज होगा, तो कॉपर आयन और सल्फेट आयन देगा। फिर वाटर डिकम्पोज होने पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजिल आयन देता है। इसमें कटायंस आपके कॉपर आयन और हाइड्रोजन आयन है, अनायंस आपके सल्फेट आयन और हाइड्रोजिल आयन है। इसमें मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इन दोनों में आपका जो है कैथोड पर जाकर कौन पहले डिस्चार्ज होगा, तो फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ जाएगा, कॉपर आयन पहले जाकर डिस्चार्ज होगा, ठीक ना, हाइड्रोजन आपका डिस्चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैथोड पे भी कॉपर ही बना है, तो पिंक और रेडिश ब्राउन कलर है कॉपर का, ये कलर आपको याद रखना है। एनोड की बात करते हैं, एनोड बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जरा समझिएगा। यहाँ पर सल्फेट आयन और आपका हाइड्रोजिल आयन, ये दोनों को दोनों अनायंस है, ये एनोड की ओर माइग्रेट तो करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी जाकर डिस्चार्ज नहीं होता है। रीजन, डिस्चार्ज क्यों नहीं हुआ, डिस्चार्ज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रोड है ना वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, जो कि कॉपर का इलेक्ट्रोड है। क्लियर हो गया, ये आपको रीजन लिखने के लिए आ सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कॉपर एनोड है, देखिए कॉपर एनोड ये खुद जा करके आयनाइज हो जाता है, खुद आयनाइज यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट करता है, और आपको कॉपर आयन बनाएगा, और बनाने के बाद ये सॉल्यूशन में क्या करता है, डालना शुरू कर देता है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, ठीक ना। अच्छा, और ऐसा क्यों, ये खुद क्यों पहले आयनाइज होता है, क्यों, क्योंकि जो कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, हाइड्रोजिल आयन और सल्फेट आयन के कंपैरिजन में बहुत ही आसानी से करता है और जल्दी से करता है, ठीक है ना। इसीलिए आपका जो है पहले ये आयनाइज हो जाता है। इट मींस आपका ये दोनों एनोड के पास जाता है लेकिन डिस्चार्ज नहीं होता है। क्यों डिस्चार्ज नहीं होता, कि कॉपर जो है यहाँ पर जो एनोड खुद कॉपर का बना हुआ और ये एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो इट मींस ये पहले ही खुद को आयनाइज कर लेता है और कॉपर आयन को रिलीज करना शुरू कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आसानी से जो लूज करने की टेंडेंसी है ये कॉपर आयन की बहुत ज्यादा होती है ना। ओके, तो यहाँ पर आपका कॉपर आयन बनेगा और ये आपके सॉल्यूशन में जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट आपका और दो और है, देखिए यहाँ पर जो एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर है इसमें अब कोई चेंज नहीं होगा। इसके पहले चेंज हुआ था बट इसमें चेंज नहीं होगा। तो देखिए क्यों नहीं होता, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोड की वजह से। और इसका कारण देखिए, जितने नंबर ऑफ कॉपर आयन आपका कैथोड पर डिस्चार्ज होता है, उतना ही नंबर ऑफ कॉपर आयन जो है एनोड आपका रिलीज भी करता है। इसलिए टोटल नंबर ऑफ कॉपर आयंस जो है वो हर बार सेम रहता है। तो उसमें आपने क्या देखा था, ब्लू कलर फेड क्यों हो रहा था, क्योंकि धीरे धीरे जो कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन था वो कम होते जा रहा था। बट यहाँ पर कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होगा, जितने आयन आपके कॉपर आयन डिस्चार्ज होगा कैथोड पर, उतना ही कॉपर आयन जो है एनोड रिलीज कर देता है। समझ रहे इसका मतलब, जैसे यहाँ पर देखिए आपने क्या देखा, कैथोड पे कॉपर आयन आपका डिपोजिट हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, और एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड खुद कॉपर आयन को
रिलीज कर रहा है। इट मींस जितने कॉपर आयन कैथोड पे जमा होते गया उतना कॉपर आयन आपका एनोड फिर से रिलीज करते गया। इस वजह से जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ये गायब नहीं होगा। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ सकता है। इसके पहले जो था ब्लू कलर गायब क्यों हुआ तो मैंने बता दिया, वो रीजनिंग का क्वेश्चन बनेगा। इसमें जो ब्लू कलर गायब क्यों नहीं होता है, इस ब्लू कलर रहता क्यों है, इसका भी कारण मैंने आपको बता दिया। एक आखिरी पॉइंट देख लीजिए, जो कैथोड है वो काफी ज्यादा मोटा होते जाएगा और जो एनोड है वो आपका पतला होते जाएगा, क्योंकि एनोड में ये खुद कॉपर का बना हुआ है ना, तो ये खुद कॉपर एन को रिलीज करते जा रहा है ना, इसकी वजह से धीरे धीरे पतला होते जाएगा। और ये कैथोड मोटा क्यों होते जाएगा, क्योंकि इस पे कॉपर जाके डिपोजिट होते जाएगा, डिपोजिट होते जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये नहीं, ये कॉपर आयन जब सॉल्यूशन में जाएगा तो ये कॉपर आयन फिर से जाके कैथोड पे जाके क्या होगा, आपका डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होकर कैथोड को मोटा करते जाएगा। समझ में आया? तो देखिए मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सारा कुछ बता दिया है, ठीक ना? तो फिर से एक बार इसको आखिरी बार देख लेते हैं। हमने एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, हमने इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन लिखा, आपको कटायन और अनायन मैंने आपको बता दिया। कैथोड के पास जाएगा कॉपर आयन, जो कि डिस्चार्ज होने के बाद कॉपर एटम बनाएगा जिसका कलर पिंक और रेडिश ब्राउन होगा। एनोड पे क्या होगा, सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन माइग्रेट तो करता है, लेकिन दोनों में से कोई डिस्चार्ज नहीं होता है, क्योंकि वहां पर एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है जो कि आपका कॉपर है, ठीक ना? तो जो कॉपर एनोड है खुद अपने आप को आयनाइज करेगा और कॉपर आयन बनाना शुरू करेगा, क्योंकि जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन के कंपैरिजन में बहुत ही तेजी से करता है, ठीक ना? तो ये खुद कॉपर आयन को क्या करेगा, रिलीज करेगा और कॉपर आयन बनाएगा एनोड पर, ठीक ना? यानी एनोड बनाता नहीं है, मतलब एक्चुअली एनोड रिलीज कर रहा है कॉपर आयन को और रिलीज करके एक सोल्यूशन में डाल देगा, है ना? तो फिर होगा क्या, यहाँ पर कैथोड आपका मोटा होते जाएगा, क्योंकि जब ये कॉपर आयन रिलीज करेगा तो ये कैथोड पे जाके फिर से डिस्चार्ज होगा और ये कैथोड को मोटा करते जाएगा और एनोड आपका पतला होते जाएगा, क्योंकि एनोड आपका कॉपर इलेक्ट्रोड का बना हुआ है। इसमें ब्लू कलर इंपॉर्टेंट है कि ब्लू कलर इसका मेंटेन क्यों रहता है, क्योंकि जितना कैथोड पर कॉपर आयन डिस्चार्ज होता है उतना आपका एनोड जो है कॉपर आयन को रिलीज करता है। इस वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन होता है कॉपर आयन का हर बार सेम रहता है और इस वजह से ब्लू कलर इसका गायब नहीं होता है। तो इस तरह से मैंने आपको टोटल 4 इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस बताया है, लेड ब्रोमाइड का बताया है, एसिडिफाइड वाटर का बताया है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का बताया। इसमें दो केसेस हैं, एक आपका जो है एक्टिव इलेक्ट्रोड का और एक आपका इनएक्टिव इलेक्ट्रोड का, यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड का। समझ में आ गया? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि मैंने आपको बता दिया। बोर्ड एग्जाम में चार में से कोई एक तो पक्का आपको मिलने ही वाला है, तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। समझ में आ गया? ओके, अब आपका थोड़ा सा बचा हुआ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उसको जब हम खत्म कर लेंगे तो फिर आपका ये चैप्टर जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।